अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। पार्वती की समझ में ये बात आ गई थी। कहने लगी, तुम ठीक कहते हो। हम ये बात पुलिस से छुपा कर रखेंगे कि नूर बाबा को पाकिस्तानी जासूसों को ठिकाने का पता है। वह पाकिस्तानी या कश्मीरी कमांडोज और भारतीय पुलिस के दरमियान दीवार खड़ी करने में कामयाब हो गया था। दूसरे दिन मदार पर ही एक अकीदतमंद के भेस में अम्बाला के खुफिया पुलिस का आदमी मुझसे रिपोर्ट लेने आ गया। मैंने इसे भी यही बताया कि हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। अभी तक किसी ने हमारे आगे इतराफ़ नहीं किया कि इसने कश्मीरी या पाकिस्तानी जासूसों को मदार पर आते देखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चंद रोज़ बाद हम इनका सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। खुफिया पुलिस का आदमी अपनी डायरी में ये बातें नोट करके चला गया। हमारी कारकर्दगी की ये रिपोर्ट अम्बाला की सीक्रेट सर्विस और इसकी सीक्रेट एजेंसी के चीफ सुरेंद्र कोहली और वहाँ से मुंबई में शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे तक पहुँचा दी गई। इस बात को 2-3 दिन गुजरे थे। मेरी नकल मुरीदनी पार्वती मसार के हक में चबूतरे वाली कब्रों के पास अकीदतमंद औरतों के जमगट्टर में बैठी इनको कागज़ पर उल्टे सीधे नंबर लिख कर इन्हें तावीज़ दे रही थी। मैं अपनी कोठरी में आकर चरपाई पर लेटा ही था कि एक मुरीद ने आकर बड़े अदब से कहा, सूफी जी नूर बाबा आपको याद कर रहे हैं। मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहता हुआ चरपाई से उठा और नूर बाबा की कोठरी में आ गया। शाम का वक्त था, मौसम खुशगवार था। नूर बाबा कालीन पर बैठे थे। सामने चाय की चैनक 2 प्यालियों और एक तश्तरी में कुछ मिठाइयाँ रखी थी। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर इनके करीब ही बैठ गया। नूर बाबा ने कहा, सूफी जी मैंने चाय मंगवाई थी, सोचा आपके साथ चाय पी जाए। मैंने बड़ी आज़ी से कहा, बाबा जी ये आपकी ज़रा नवाजी है। मैं समझ गया था कि नूर बाबा ने मुझे कोई ख़ास बात बताने के लिए बुलाया है। सीधा आदमी था, दिल की बात इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। इसने चाय बनाई, हम चाय पीने लगे। नूर बाबा ने मेरी तरफ ज़रा करीब होकर कहा, दोनों रोपोश कश्मीरी कमांडोज रात को आए थे। मैंने चौंक कर खुशी का इजहार किया और कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इन गाजी जहांबाजों का मैं दीदार नहीं कर सकता। मैंने दिल्ली से लेकर गुजरात काठियावाड़ तक सारे इलाकों की सैर की है। मेरे इलम में एक ऐसी जगह है जहाँ भारतीय फौज का बहुत बड़ा असले का डिपो है। मैं इसे वो जगह बताना चाहता हूँ ताकि वो इस डिपो को उड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौजियों के लिए गोला बारूद सप्लाई होता है। नूर बाबा खुश हो गए। कहने लगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो आज रात मेरे पास आ रहे हैं। तुम भी मेरी कोठरी में आ जाना, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। मैंने पूछा, रात को किस वक्त आ रहे हैं हमारे सरफरोश? नूर बाबा बोला, सुबह की अज़ान से 1 घंटा पहले आएंगे। तुम 3 बजे आ जाना। मेरी कोठरी का दरवाज़ा खुला होगा। मैंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, यहाँ खुफिया पुलिस को तो इनकी खबर नहीं हो जाएगी? नूर बाबा कहने लगे, मुझे खुफिया पुलिस वालों के चेहरों की शिनाख्त हो गई है। मुझे मालूम है वो रात के 12 बजे तक ड्यूटी देते हैं, इनके बाद चले जाते हैं। ठीक है, मैं रात के 3 बजे आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको ताकीद करूंगा कि इस खुफिया मुलाकात की खबर मेरी मुरीदनी को नहीं होनी चाहिए। इसके मुंह से ये बात निकल गई तो हमारे सरफरोश मौत के मुंह में चले जाएंगे। नूर बाबा ने कहा, आपने बता देना, मैं अपनी ज़बान भी बंद रखूंगा। कुछ देर बातें करने के बाद मैं अपनी कोठरी में आ गया। पार्वती अभी तक अकीदतमंद औरतों के दरमियान बैठी हुई थी। कोई घंटा 1.5 घंटे बाद वो भी आ गई। कहने लगी, ये औरतें तो बिल्कुल जाहिल हैं, क्या उटपटांग बातें मुझसे पूछती हैं, हमें कितनी देर ये कष्ट भुगतना होगा। मैंने कहा, तुम खुफिया पुलिस, वो भी सेंट्रल सीक्रेट्स पुलिस की जिम्मेदार अफसर हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी से बेदार नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमें अपने टारगेट तक पहुँचने में अभी 1-2 महीने और लग जाएं। पार्वती ने अपने गले से मालाएं उतारते हुए बेदारी से कहा, ओह माय गॉड। मैंने इसे डांट दिया। तुमने फिर अंग्रेजी बोली। वो हंस पड़ी, आई एम सॉरी। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। मेरे पीर जी, कभी मुझसे मोहब्बत भी कर लिया करो। मैंने इसको परे हटाते हुए कहा, कोई आ जाएगा। मैंने पंखा ऑन कर दिया। कोठरी में कुछ गर्मी महसूस होने लगी थी। पार्वती को मेरे साथ वाली कोठरी दी गई थी और रात को वहीं सोती थी। कहने लगी, मेरी कोठरी का पंखा ख़राब हो गया है, नूर बाबा से कहकर वहाँ नया पंखा लगवा दो। मैंने कहा, मैं इनसे बात करूँगा। पार्वती कुछ देर मेरी कोठरी में बैठने के बाद इस तरफ चली गई जिधर औरतों का लंगर था। रात को हम मदार के पास कुछ देर बैठकर अपने अकीदतमंदों के मसाइल सुनते और इनके हल भी इनको बताते रहते। रात के 9 बजे हमने वहीं लंगर का खाना मंगवा कर खाया। इसके बाद वहाँ कवाली शुरू हो गई। हम दोनों वहीं बैठे कवाली सुनते और थोड़ी देर बाद हक हू का नारा लगाते रहे। कवाली रात 12 बजे तक होती रही। इसके बाद पार्वती ये कहकर अपनी कोठरी की तरफ चल दी कि मुझे नींद आ रही है। मैं 1 बजे तक वहीं 2-4 अकीदतमंदों के दरमियान बैठा इन्हें अपने महदूद इल्म के मुताबिक मसले मसाइल बयान करता रहा। इसके बाद अपनी कोठरी में आकर रात के 3 बजे का इंतज़ार करने लगा। कलाई की घड़ी मेरे पास थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कश्मीरी कमांडो से मिलने को बेचैन था। आखिर जब मेरी घड़ी ने रात के पूरे 3 बजाए तो मैंने कोठरी की बत्ती बुझा दी और दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर बाहर निकला। मदार के माहौल पर गहरी खामोशी छा गई थी। सब मलंग सो चुके थे। मैं दबे पाँव कोठरी से बाहर निकला और नूर बाबा की कोठरी की तरफ चल पड़ा। इसका दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे के करीब आया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। सामने नूर बाबा खड़े थे। वो कहने लगे, खामोशी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें आता देख रहा था। कोठरी में आकर मैंने देखा कि कोठरी की बत्ती बुझी हुई थी। सिर्फ कोने में उल्टी रखी प्याली पर एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी कोने तक महदूद थी। कोने में चारपाई के पीछे 2 आदमी मुँह सर खेत में छुपाए बैठे थे।
इन्होंने अपने उकाब जैसी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा। नूर बाबा ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और इन दोनों आदमियों के करीब बैठकर कहा, ये सूफी जी हैं, बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, इन्हें आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। मैंने करीब जाते हुए दोनों कश्मीरी कमांडोज को सलाम किया और इनसे हाथ मिलाने ही लगा था कि इनमें से एक ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली और गुस्से में कहा, साफ साफ बताओ तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। नूर बाबा परेशान हो गया, कहने लगा, अली शाह, ये तो तुम्हारा हमदर्द है, बड़ा सच्चा मुसलमान है, कश्मीर की आज़ादी के वास्ते जान कुर्बान करने को भी तैयार है। मगर अली शाह कमांडो ने मेरी गर्दन न छोड़ी। दूसरे कश्मीरी कमांडो ने मेरा बाजू पकड़कर मोड़ना ओढ़ना शुरू कर दिया। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? फिर इसने नूर बाबा से मुखातिब होकर कहा, नूर बाबा, तुमने बड़ी गलती की कि इस आदमी को हमारे बारे में बता दिया। यह आदमी हमें खुफिया पुलिस का आदमी लगता है, यह हमें गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ आया है। तब मैंने कहा, दोस्तों, अगर मैं खुफिया पुलिस का आदमी होता तो तुम दोनों अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। मुझे तो कल का पता है कि तुम यहाँ आ रहे हो। मैंने खुफिया पुलिस को खबर क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ। अली शाह और दूसरे कमांडोज ने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। एक आदमी ने कहा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या तुम कभी कश्मीर के महाज पर आए हो? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया कि ये लोग मुझे पहचानते हुए भी नहीं पहचान पा रहे, या अपने आप को यकीन दिला रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो ये समझ रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं कभी कश्मीर के महाज पर नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि मैं इस दफ़ा एक नई पहचान के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और ये हमारे मिशन की सबसे अहम कड़ी थी कि मैं अपना राज किसी पर जाहिर न होने दूँ। खैर, वो मुझे बराबर मुश्तबा नज़रों से देख रहे थे। मुझे इन्हें यकीन दिलाना था कि मैं इनका खैर ख्वाह हूँ। इनका मुझ पर शक की निगाहें डालनी कुदरती बात थी। मेरी मौजूदगी की वजह से वो नूर बाबा से भी अपने मिशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। वो इसकी बात का जवाब हूँ हाँ में देते रहे। मैंने नूर बाबा से कहा, बाबा जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो कि मैं मुजाहिदों से इनके मतलब की एक दो बातें कर सकूँ। नूर बाबा उठकर चले गए। जो बात करनी है जल्दी करना, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इन्हें सुबह के अज़ान से पहले यहाँ से निकल जाना है। जब नूर बाबा चला गया तो मैंने अली शाह से कहा, मुझ पर शक न करो, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। मैंने इन्हें असल बात तो ना बताई कि मैं हकीकत में पाकिस्तानी हूँ, धर्मचंद के बेहद में भारतीय खुफिया सर्विस में घुसकर इनके पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों को तबाह करने आया हूँ। और आज से पहले मैं वही कमांडो हूँ जिसने भारत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया है, जिसको जहाद कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ऐसा करने से खुद मेरे फंस जाने का भी खतरा था। मैंने अली शाह को दिल्ली और रांची के 2 भारतीय म्यूनिशन ज़खीरों के बारे में बताया, जहाँ से आधी रात को हफ्ते में 3-4 मरतबा मकबूजा कश्मीर के भारतीय फौजियों का असला सप्लाई होता था। अली शाह ने अपने साथी कमांडो की तरफ देख इमदाद अली ने तंदिया अंदाज में कहा, इन ज़खीरों का हमें पहले से इल्म है, ज़रूरत पड़ी तो हम इसे खुद ही तबाह कर देंगे, हमें तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं। मुझे अम्बाला की खुफिया पुलिस के एक आदमी से कुछ रोज़ पहले मालूम हुआ था कि अम्बाला छावनी में गोरा कब्रिस्तान के हक में एक ज़मींदोज़ बहुत बड़ा फौजी म्यूनिशन डंप है, जहाँ भारत के असला 7 शहर करके और जबलपुर से गोला बारूद और छोटे बड़े हथियारों की भारी खेप तैयार होकर आती है और वो वहाँ जमा की जाती है। इसके बाद यहाँ से हफ्ते में 2 बार रात के अंधेरे में गैर फौजी ट्रकों में यह असला लाद कर जम्मू और जम्मू से कश्मीर पर काबिज भारतीय फौजियों को पहुँचाया जाता है। जब मैंने इन कश्मीर सरफरोशों को अम्बाला छावनी के बहुत बड़े और खुफिया म्यूनिशन ज़खीरे के बारे में बताया तो अली शाह बोला, हमें इस फौजी डंप का भी इल्म है, मगर वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, कुछ चिड़िया भी उड़कर अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हें कागज़ पर एक तावीज़ लिख कर देता हूँ, वो कागज़ तुम वहाँ किसी भी सिक्योरिटी चीफ या फौजी अफसर को दिखाओगे तो ना सिर्फ उठकर तुम्हें सलाम करेगा, बल्कि तुम्हें अंदर जाने की बड़ी खुशी से इजाज़त भी दे देगा। अली शाह मुस्कुराया, कहने लगा, सूफी साहब, ये फौजी ऑपरेशन होते हैं, ये बच्चों का और तसव्वुफ़ का खेल नहीं है। इनमें जान की बाजी लगाकर ही आदमी कामयाब होता है या वहीं शहीद हो जाता है। इन्हें मालूम नहीं था कि ये किससे बात कर रहे हैं। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और वो ये भी नहीं जानते थे कि मैंने कौन सा नंबर लिखकर तावीज़ के तौर पर दे रहा हूँ। मैंने कहा, तुम इस किस्म के मुजाहिदाना कमांडो ऑपरेशन करते ही रहते हो, अम्बाले छावनी वाला ऑपरेशन भी करके देख लो, तुम्हें मेरे लिखे हुए तावीज़ का असर मालूम हो जाएगा। इमदाद अली और अली शाह ने एक दूसरे की तरफ एक बार फिर देखा। अली शाह ने कहा, अच्छा सूफी साहब, आप हमें तावीज़ लिख कर दे दें। अगर हमने अम्बाला छावनी के मिलिट्री म्यूनिशन डंप पर हमले का प्रोग्राम बनाया तो आपके तावीज़ को भी आजमा कर देख लेंगे। मैंने नूर बाबा की लकड़ी की तंदूकची में से कागज़ और पेंसिल निकाली। कागज़ का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा काट कर इस पर वो तिलिस्मी नंबर लिख दिया जो मुझे डिफेंस सेक्रेटरी एजेंसी के चीफ सुरेंद्र कोहली ने लिख कर दिया था और मुझे ज़बानी भी याद करवा दिया था, और जिस नंबर को देखकर भारत का वज़ीर आज़म भी मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने से नहीं रोक सकता था। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये नंबर L211-T था। मैंने अली शाह से कहा, इस नंबर वाले तावीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया कर देना और इस नंबर को भी भूल जाना, क्योंकि तावीज़ सिर्फ एक बार ही तुम्हारे काम आएगा, दूसरी बार इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। अली शाह और इमदाद अली कागज़ पर लिखे हुए मेरे नंबर को गौर से देखने लगे। इमदाद अली बोला, ये किस किस्म का तावीज़ है, इस पर खुदा रसूल का नाम भी नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा, यहाँ इन मुकद्दस नामों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो काम तुमसे इसलिए लेना चाहते हो इसके लिए खाली नंबर ही काफ़ी है, लेकिन तुम्हें खुदा और उसके रसूल को हाथ नाज़िल समझ कर मुझसे एक वादा करना होगा।
अली शाह ने पूछा, कौन सा वादा? मैंने कहा, यह वादा करना होगा कि इस खुफिया तावीज़ का राज तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक कि नूर बाबा से भी इसका जिक्र नहीं करोगे। अगर तुमने किसी को राज बता दिया तो ना सिर्फ ये कि तावीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे पकड़े जाने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। अली शाह और इमदाद अली दोनों कश्मीरी सरफरोशों ने मुझसे वादा किया कि वो मेरे तावीज़ को ज़रूर आजमाएंगे और इसका किसी के आगे जिक्र भी नहीं करेंगे। मैंने इन्हें कहा, तुम्हें अम्बाला छावनी वाले फौजी डिपो को तबाह करने के लिए वहाँ के इंडियन रेजिमेंट के कैप्टन और मेजर की वर्दी पहनकर जाना होगा। यह बहुत ज़रूरी है, इसके बाद तावीज़ का असर दुगना हो जाएगा। अली शाह ने कहा, ठीक है सूफ़ी जी, हम ऐसा ही करेंगे। इतने में नूर बाबा कोठरी में आ गए। कहने लगे, अजान होने में थोड़ी देर रह गई है, मेरा ख्याल है अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। बाकी तुम लोगों ने मुझसे जो बात कही है मैं इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा। तुम 2-4 रोज़ में आकर पता कर जाना। अली शाह ने कहा, हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। इसके बाद दोनों कश्मीरी सरफरोश चले गए। जब कोठरी में मैं और नूर बाबा अकेले रह गए तो मैंने नूर बाबा से पूछा कि इन्होंने इससे किस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा था। नूर बाबा ने कहा, इनके 2 साथी जलंधर जेल में कैद हैं, इन पर पुलिस शदीद किस्म के टॉर्चर कर रही है। ये सिर्फ इतना मालूम करना चाहते हैं कि जेल में दोनों मुजाहिदों को किस कोठरी में रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है, दोनों को एक ही कोठरी में बंद किया जाता है। दरअसल ये इन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नूर बाबा ने मुझसे पूछा कि मैं इनसे क्या बातें करता रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, बाबा जी आप तो जानते हैं कि हम फ़कीर लोग हैं। मैंने इन्हें एक वजीफ़ा बताया है कि इसको कमांडो ऑपरेशन शुरू करने से पहले 5 बार पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इतने में मदार से मुलक्का मस्जिद में से अज़ान की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा, नूर बाबा से, मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त हो गया है। मैं वापस अपनी कोठरी में आकर सोचने लगा कि वो खुफिया नंबर जो मुझे ख़ास तौर पर दिया गया था और जिसका तिलिस्म से भी ज़्यादा होता है, इसका राज खुल जाएगा और अम्बाला छावनी के फौजी एमिनेशन डिपो की तबाही के बाद अगर डिपो के गेट पर मौजूद वो सिक्योरिटी अफसर जिंदा बच गया तो ज़रूर बता देगा कि 2 इंडियन फौजी अफसर आए थे। इन्होंने मुझसे सेंट्रल डिफेंस डिपार्टमेंट का सीक्रेट सर्विस का वो नंबर दिखाया था जिसको देखकर प्रधानमंत्री हाउस के भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो मुझसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ये नंबर इनके पास कहाँ से आ गया। साथ ही मुझे ख्याल आया कि खुफिया नंबर ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े मुल्क में सिर्फ मुझे ही दिया गया हो। ये मिलिट्री खुफिया इंटेलिजेंस के किसी भी जिम्मेदार फौजी अफसर को दिया जा सकता है और इस तरह भारतीय सीक्रेट सर्विस के दूसरे चंद एक अफसरों के पास भी ज़रूर होगा। मैं कह सकता हूँ कि इन कश्मीरी कमांडोज ने वहाँ से ये नंबर हासिल कर लिया होगा। अब मैं अपने आप को अम्बाला छावनी वाले एमिनेशन डिपो के बेपनाह और ज़बरदस्त तबाही की सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो मुझे कश्मीरी कमांडो अली शाह ने दूसरी मुलाकात पर सुनाई। ऐसा हुआ कि मुझसे अलग होने के बाद अली शाह और इमदाद अली ने मेरे दिए हुए तावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। अली शाह कहने लगा, अम्बाला छावनी वाला गोला बारूद का ज़ख़ीरा ज़बरदस्त अहमियत रखता है और वहाँ से भारतीय फ़ौज को कश्मीर में एक मुद्दत से धड़ाधड़ असला मिल रहा था जो कश्मीरी मुसलमानों और हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। हमें आज तो नहीं कल इस ज़ख़ीरे को तबाह करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी ही थी, तो क्यों ना सबसे पहले इस टारगेट पर हमला किया जाए। हमने सोचा इस दौरान नूर बाबा हमारे कैदी मुजाहिदों के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। इमदाद अली ने अली शाह की राय से इत्तफाक किया, चुनांचे दोनों मशरिकी पंजाब में किसी जगह मौजूद अपने खुफिया हाइड आउट में चले गए। वहाँ इनके 2 और साथी भी थे। इन्होंने अम्बाला छावनी वाले फौजी एमिनेशन डिपो के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की और एक रोज़ किसी इंडियन रेजिमेंट के कैप्टन और मेजर की वर्दियाँ पहनकर अम्बाला छावनी की तरफ रवाना हो गए। इनके पास मेरा दिया हुआ सीक्रेट नंबर भी था जिसको तावीज़ समझ रहे थे। इसके अलावा इनकी वर्दियों के अंदर खुफिया जेबों में बॉल पॉइंट की शक्ल में 6 ऐसे टाइम बम मौजूद थे जो इन्होंने एमिनेशन डैम के अंदर जाकर लगाने थे। दोनों कश्मीरी कमांडोज बड़े तजर्बेकार अंग्रेजी वाले पढ़े लिखे खुशशक्ल नौजवान थे। अम्बाला छावनी के स्टेशन पर वो पूरे फौजी लिबास में उतरे तो लोगों ने इन्हें देखकर खुश होकर एक दो ने तो इन्हें हाथ भी मिलाया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दोनों के पास एक ब्रीफकेस था जिनमें कुछ फौजी दस्तावेजात की चुराई हुई नकलें थी। इन्होंने छावनी के स्टेशन से टैक्सी ली और उसे गोरा कब्रिस्तान की तरफ चलने को कहा। दोनों कश्मीरी सरफरोश मिलिट्री इंटेलिजेंस की मॉनिटर टीम की फौजी अफसर बनकर वहाँ जा रहे थे। इनके पास बाकायदा सर्टिफाइड कागजात नहीं थे। अपनी अपनी मिलिट्री पासबुक इन्होंने अपने खास आदमियों की मदद से बदरूर बनवा ली थी। इन्हें यकीन था कि एमिनेशन डिपो की सिक्योरिटी को अपनी पूरे एतमाद बार बातों से कायल कर लेंगे और फौजी डिपो में दाखिल हो जाएंगे। मेरे खुफिया नंबर वाले तावीज़ के बारे में इन्हें ज़्यादा यकीन नहीं था। पूरा कब्रिस्तान की दीवार के पास जाकर इन्होंने टैक्सी छोड़ दी। सामने वो टीला था जिसके अंदर फौजी गोला बारूद फौजी साज सामान का बहुत बड़ा तस्वीरा था। टीले के गिर्द खारदार तार लगी हुई थी। गेट पर 2 संतरी स्टैंड गन उठाए पहरा दे रहे थे। इन्होंने एक इंडियन कैप्टन और मेजर को देखा तो जोरदार सलूट किया। अली शाह आगे बढ़ा तो फौजी संतरी ने इसे रोक दिया और कहा, सर स्पेशल आईडी दिखा दें। स्पेशल आईडी दोनों में से किसी के पास भी नहीं था। अली शाह ने कहा, हम स्पेशल इंस्पेक्शन टीम के अफसर हैं और दम का मुआयना करने आए हैं। संतरी ने कहा, ठीक है सर, मगर स्पेशल आईडी के बगैर किसी फौजी को अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अली शाह ने बताया कि वो मेरा तावीज़ वाला सीक्रेट नंबर दिखाते हुए झिझक रहा था कि कहीं और मुसीबत ना पड़ जाए। इमदाद अली ने बड़े रौब के साथ कहा, जवान तुम हमको रोक नहीं सकते, हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं। संतरी ने दूसरे संतरी से कहा, हवलदार कर्नल साहब को फ़ोन करो, अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम इनको अंदर जाने देंगे। दूसरा संतरी दौड़ कर कैबिन में घुस गया और टेलीफोन की हत्ती घुमा कर हेलो हेलो करने लगा।
इमदाद अली कहता है कि हमें महसूस होने लगा कि हम फंस गए हैं। भारतीय संतरी पर दौड़ता हुआ कैबिन से निकल कर आ गया, कहने लगा, सर कर्नल साहब आ रहे हैं। अली शाह ने मुझे अपने कमांडो ऑपरेशन के उदास सुनाते हुए बताया कि हमारे होल्स्टर खाली थे मगर बंद थे। पिस्तौल हमने अपनी पतलून की जेबों में रखी हुई थी जो भरे हुए थे। इसने कहा कि मैंने अपने साथी कमांडो इमदाद अली की तरफ एक नज़र देखा और आंखों ही आंखों में हमने फैसला कर लिया कि अगर भारतीय कर्नल हमारी बातों से मुतमईन ना हुआ और इसने स्पेशल आईडी देखने पर इसरार किया तो फिर हम पिस्तौल निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करके भारतीय कर्नल दोनों संतरियों को वहीं ढेर कर देंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे, क्योंकि इसके सिवा इनके पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। वो इंडियन फौज की कैद में नहीं जाना चाहते थे। सामने एक बैरिक बनी हुई थी, वहाँ से एक फौजी तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। इसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी। वो फुल फौजी कर्नल की वर्दी में था और सिगार इसकी उंगलियों में से लग रहा था। इसने आते ही कश्मीरी कमांडोज को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों इंडियन फौज के एक रेजिमेंट के मेजर और कैप्टन की वर्दियों में थे। दोनों ने कर्नल को सलूट किया, जिसका जवाब कर्नल ने मोहित हाथ ऊपर ले जाकर दिया। फिर बोला, वेल, आप लोग कौन सी इंस्पेक्शन टीम से आए हैं? हमें आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अली शाह ने बड़े एतमाद से कहा, सर हम मिलिट्री इंटेलिजेंस की इंस्पेक्शन टीम के ऑफिसर हैं। हम अपने एम्यूनिशन डिपो का अचानक मुआयना करते हैं। भारतीय कर्नल ने होंठ सुकेटते हुए अंग्रेजी में कहा, लेकिन आप लोगों के पास स्पेशल आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए। इसके बगैर तो हम सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अंदर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। इसके सिवा कोई इंडियन फौजी चाहे वो किसी रैंक का हो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अली शाह ने बताया कि इस वक्त मैंने आपके तावीज़ वाले नंबर वाले तावीज़ को आजमाने का फैसला किया और जेब से वो कागज़ का टुकड़ा निकाल कर कर्नल साहब को दिया जिस पर आपने एक कोड लिखा हुआ था। अली शाह कहने लगा, सूफी जी, आपके तावीज़ ने तो वहाँ बहुत बड़ा मुआवजा कर दिखाया। जैसे ही कर्नल साहब ने कागज़ पर लिखा हुआ नंबर पढ़ा, वो अपनी सारी रौनक भूल गया। इसे ये भी ख्याल ना रहा कि हम इससे छोटे रैंक के ऑफिसर्स हैं। इसने नंबर पढ़ते ही एड़ियाँ जोड़कर जोर से हमें सलूट किया और 2 कदम पीछे हटकर कहा, सर आ जाएं प्लीज़। अली शाह और इमदाद अली तो हैरान रह गए। अली शाह ने कर्नल से खुफिया नंबर वाला कागज़ टुकड़ा वापस लेकर जेब में रख लिया और कर्नल के साथ साथ चलने लगे। भारतीय कर्नल अब बड़े खुशामदाना लहजे में इनसे बातें करने लगा था और कह रहा था कि सर आपने यहाँ सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतजाम कर रखा है। यही वजह है कि यहाँ कोई भी तकरीबकारी का वाक़या नहीं हुआ। अली शाह ने बताया कि अब इनके हौसले बढ़ गए थे। इन्हें यकीन हो गया था कि इन्होंने टारगेट मार लिया है। अली शाह ने कर्नल साहब से कहा, हम सबसे पहले मिशन डिपो की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप जरूर दिल्ली से आए होंगे, सफर की थकावट होगी, ऑफिसर्स मेस में चलकर कुछ ठंडा पीजिए, बाद में इंस्पेक्शन भी हो जाएगी। अली शाह ने मदद करते हुए अंग्रेजी में कहा, सर हम सबसे पहले अपनी ड्यूटी अदा करना चाहते हैं, हमें एम्यूनिशन डिपो की तरफ ले चलें। कर्नल खसियानी हंसते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी, आइए इस तरफ आ जाइए। एम्यूनिशन डिपो टीले के नीचे था। इसका दरवाजा दूसरी जानिब था। गेट लोहे का था, जिसके बाहर 2 मुसल्लह संतरी पहरा दे रहे थे। 3 फौजी अफसरों का आता देखकर दोनों भारतीय संतरियों ने जोर से एड़ियां बजाकर सलूट किया और टेंशन होकर खड़े हो गए। भारतीय कर्नल ने इन्हें ऑर्डर किया, दरवाजा खोल दो। इसी वक्त दरवाजा खोल दिया गया। वो एम्यूनिशन डिपो के अंदर जाने लगे तो भारतीय कर्नल भी इनके साथ ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। अली शाह ने कर्नल से कहा, सॉरी सर, हमें किसी भी ऑफिसर को साथ ले जाकर इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर नहीं है। कर्नल ने मजीद खतियानी हंसी के साथ कहा, मैं ऑफिसर्स मेस में आपका इंतजार करूंगा। ऑफिसर्स मेस सामने वाली दीवार के साथ ही था। ओके, सी यू। भारतीय कर्नल सर हिलाता हुआ वापस चला गया। अली शाह और इमदाद अली कमांडो दस्ते के बहुत बड़े जखीरे में दाखिल हो गए। अंदर बेपनाह फौजी असला, छोटे बड़े हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, छोटी बड़ी तोपों के गोले पड़े थे। इन्होंने इतना बड़ा फौजी असले का जखीरा पहले कभी नहीं देखा था। अली शाह ने इमदाद अली से कहा, इस तरफ चलो। दम में बिजली का बल्ब रोशन था। अंदर एक और तहखाना था। टीले के पहलुओं को खोद कर वहाँ मजीद तहखाने बनाए गए थे जहाँ पर डम भरा हुआ था। एक जगह इन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए नजर आए। अली शाह ने कहा, एक टारगेट तो ये होगा, जल्दी से 2 टाइम बम फिक्स कर दो। कश्मीरी सरफरोश इमदाद अली ने कमीज के अंदर से 2 बॉल पॉइंट की शक्ल वाले बम निकाल कर पेट्रोल के कंटेनरों के साथ चिपका दिया और इसके बटन भी दबा दिए। इसके फटने के दौरान 1 घंटा रखा गया था। अली शाह ने एक तरफ मीडियम फ्लैट गनों के गोले दीवार के साथ गोल दायरे की शक्ल में रखे हुए देखे थे। इसने 2 बम निकाल कर इन गोलों के साथ चिपका दिए और बटन ऑन कर दिया। इसके साथ ही टाइम डिवाइस ने चलना शुरू कर दिया। पूरे 1 घंटे बाद इन बमों ने ब्लास्ट होकर वहाँ क़यामत की तबाही मचानी थी। इनके पास मजीद सिर्फ 2 टाइम बम रह गए थे। वो असले से भरी हुई लंबी लंबी मेज़ों के दरमियान यूँ घूमते रहे जैसे मुआयना कर रहे हों। इस बात का इन्होंने अंदर दाखिल होते ही इत्मीनान कर लिया था कि डम के अंदर किसी दीवार या छत वैसा रिमोट कंट्रोल टीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ जो इनकी हरकत और सकनात को फिल्म के पीछे कंट्रोल रूम या मॉनिटर रूम में पहुंचा रहा हो। जब इन्होंने सारे बम लगा दिए तो थोड़ी देर मजीद वहाँ चलते फिरते रहे ताकि कुछ वक्त मुआयने में जरूर लग जाए। कोई आधे घंटे बाद वो वहाँ एम्यूनिशन डिपो से बाहर आ गए और इमदाद अली ने कहा, ऑफिसर मेस में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से वापस चले जाते हैं। अली शाह ने कहा, सर कर्नल को शक पड़ सकता है, अगर शक पड़ गया तो डिपो में जाकर माइक्रो डिटेक्टर से बमों को पता चला सकता है। अभी धमाका होने में आधा पौना घंटा पड़ा है। हम कर्नल के पास 10-12 मिनट बैठकर वापस चले जाएंगे, इस तरह से शक भी नहीं पड़ेगा। एम्यूनिशन डिपो से बाहर आए तो भारतीय संतरी ने सलूट किया और डिपो का आईनी दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। दोनों सरफरोश कमांडो फौजियों की तरह तेज तेज चलते हुए ऑफिसर मेस में आ गए। वहाँ कर्नल ने शराब वगैरह का पूरा इंतजाम कर रखा था। एक फौजी कैप्टन भी वहाँ आ गया था। कर्नल ने आगे बढ़कर इमदाद अली शाह का खैर मकदम किया और कहा, सर आपके लिए हर किस्म की ड्रिंक्स मौजूद हैं, मैंने लंच के लिए भी मुर्गियाँ भी कटवा दी हैं। अली शाह ने सोफे पर बैठते हुए कहा, कर्नल साहब हम ड्रिंक्स नहीं लेंगे,
इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी के दौरान हम कुछ नहीं पिया करते। भारतीय कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है सर, आपको हमें भी खिदमत का मौका देना चाहिए। इमदाद अली ने कहा, हम रात की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद आएंगे, फिर आपके साथ बैठकर थोड़ा बहुत जरूर पियेंगे। कर्नल ने कैप्टन से इनका तारुफ करवाया जिसका नाम वर्मा था। इसने पूछा, सर इंस्पेक्शन कैसी रही? हमने हर किस्म की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अली शाह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, सिक्योरिटी का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है, हमने रिपोर्ट पे यही लिखा है। ये सुनकर कर्नल और भारतीय कैप्टन दोनों बहुत खुश हुए। कर्नल ने कहा, सर फिर रात को डिनर हमारे साथ होगा, हम आपको गाड़ी भेज देंगे। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? कैप्टन ने कहा, कैंट के ऑफिसर्स मेस में ठहरे होंगे। इमदाद अली ने कहा, नहीं, हमें इन जगहों पर ठहरने की इजाजत नहीं होती। हमारा क़याम इंपीरियल होटल में है और हम 1 बजे की ट्रेन से वापस हेडक्वार्टर चले जाएंगे। आपकी दावत का शुक्रिया। इमदाद अली और अली शाह ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते थे। मिशन डिपो में धमाके होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया था। रात को इजाजत लेकर ऑफिसर मेस से बाहर निकले तो बाहर स्टाफ कार मौजूद थी। कर्नल ने कहा, यह आपको इंपीरियल होटल पहुंचा देगी। हमें उम्मीद है आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं महसूस हुई होगी। बिल्कुल नहीं कर्नल साहब, बिल्कुल नहीं। अली शाह ने अपनी घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा, धमाके होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे। वो स्टाफ कार में बैठ के स्टाफ कार अम्बाला छावनी के इंपीरियल होटल की तरफ रवाना हो गई। इन्हें इस बात का एहसास था कि इनके इंपीरियल होटल तक जाते जाते मिशन डिपो में धमाके शुरू हो सकते हैं। चुनांचे स्टाफ कार जब एक सिनेमा हॉल के करीब पहुंची तो अली शाह ने ड्राइवर से कहा, यार रुको। स्टाफ कार से उतर गए, गाड़ी वापस ले जाओ, हम यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं। ड्राइवर जाट रेजिमेंट का हवलदार था। इसने उतरकर सलूट किया और बोला, यस सर। वो गाड़ी लेकर वापस चला गया। अली शाह और इमदाद अली ने वहां से एक टैक्सी ली और जीटी रोड पर बड़ी नहर के पुल की तरफ चलने को कहा। यहाँ से इनके खुफिया हाइडेआउट की जगह शुरू होती थी और ये टीलों में एक वाक़या था। नहर के पुल पर आकर इन्होंने टैक्सी वाले को भी रुखसत कर दिया और फिर टीलों में दाखिल हो गए। इनके हिसाब से बमों के फटने का वक्त हो गया था। वो एक जगह बैठ के अली शाह घड़ी को तक रहा था। फ्यूज ठीक लगे थे ना? इसने इमदाद अली से पूछा। इमदाद अली ने कहा, बिल्कुल फ्यूज ओके थे। अभी ये जुमला इनकी ज़बान से अदा ही हुआ था कि भयानक धमाके की आवाज़ आई और ज़मीन ऐसे ही ली जैसे भूचाल आ गया हो। इसके बाद इससे भी ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। अली शाह और इमदाद अली ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इनके चेहरे टारगेट मार देने की खुशी से चमक रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने दरख्तों में एक तरफ को तेज से चलना शुरू कर दिया। एक जगह इनकी खुफिया कमी गाह थी जहाँ इनके 3 कश्मीरी मुजाहिदीन ज़मीन के नीचे तहखाने में बैठे धमाकों की आवाज़ें सुन रहे थे। अली शाह इमदाद अली को देखकर इन्होंने अल्लाह अकबर, आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए। अली शाह जब मुझे अपने कामयाब कमांडो ऑपरेशन की दास्तान सुना चुका तो कहने लगा, सूफी जी यकीन करें, अगर आपका तावीज़ हमारे पास ना होता तो शायद हम अपने टारगेट में कामयाब ना होते, बल्कि इस बात का इम्कान था कि हम पकड़ लिए जाते। अब हमें यकीन हो गया है कि आप सिर्फ पहुंचे हुए बुजुर्ग ही नहीं हैं, बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक आज़ादी के सच्चे खैर ख्वाह भी हैं। मैंने इनसे इंडियन डिफेंस एजेंसी का सीक्रेट नंबर वाला कागज़ वापस ले लिया और कहा, अब इस तावीज़ को भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ एक बार ही काम आ सकता था। दोबारा इस्तेमाल करोगे तो फंस जाओगे। मैंने कागज़ लेकर इसे ज़ाया कर दिया। जिस रोज़ अम्बाला छावनी वाले मिलिट्री म्यूनिशन डिपो में धमाका हुआ, इसके फुर्चे उड़ गए। इस रोज़ में और पार्वती माली कोटला में एक ही दूसरे मदार पर आदि देने गए हुए थे। वहाँ हमने अखबार में अम्बाला छावनी के फौजी डिपो की खौफनाक तबाही की खबर पड़ी तो पार्वती परेशान हो गई। कहने लगी, रामचंद जी कैसे हो गया? हम यहाँ पाकिस्तानी कमांडोज का सुराग लगाते रह गए और वहाँ वाले में इन्होंने छावनी तबाह कर दी। मैं अंदर से बेहद खुश हुआ। ऊपर से मैंने भी परेशानी तशवीश का इज़हार करते हुए, ये बहुत बुरी बात हुई है, लेकिन ये काम अम्बाले के सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस का था। क्या वो सोए हुए थे? हमें इसी वक्त अम्बाले जाना होगा।